हेलो दोस्तों, ड्रॉप बॉल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेनेट मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट करी है और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ साइंस टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस मूवी में ली गई है, जैसे कि टाइम इन्वर्जन, रिवर्स्ड एंट्रोपी और रिवर्स्ड रेडिएशन। तो सबसे पहले रिवर्स्ड एंट्रोपी के बारे में समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बता देता हूँ। बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। और सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो मान लीजिए आपने एक कांच को मुक्का मार के तोड़ दिया तो वो काफी सारे टुकड़ों में बट जाएगा। आप इसे ग्लू लगा के या टेप से वापस जोड़ सकते हैं, पर वापस आप इसको एक सिंगल पीस में नहीं ला सकते। पर इस पिक्चर में कुछ साइंटिस्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो ऑब्जेक्ट्स की एंट्रोपी को रिवर्स कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए अब आपने मुक्का मारा था तो कोई कांच का पीस 3 गोल्टाई खा के जमीन पे गिरा था, तो वैसे ही 3 गोल्टाई खा के वापस सिंगल पीस में आ जाएगा। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो दूसरा है टाइम इन्वर्जन। टाइम इन्वर्जन और टाइम ट्रेवल दो अलग चीजें हैं। टाइम ट्रेवल करते समय आप 1 सेकंड में किसी भी सन में किसी भी डेट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइम इन्वर्जन ऐसे काम नहीं करता। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 पॉइंट है A और B। आपको A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में 2 घंटे लगते हैं। आपने वीडियो कैमरा लिया और A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। आपने जो भी आप कर रहे हो आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो, तो 2 घंटे बाद आप B पॉइंट पे पहुंच गए। अब आपको यहाँ से टाइम इन्वर्जन करना है, तो आपको इसके लिए पूरे 2 घंटे वापस पीछे जाना पड़ेगा। इसको आप सिंपल सा ये समझ सकते हो कि जो आपने वीडियो बनाई होगी 2 घंटे की, आप सिंपली उसको रिवाइंड कर दीजिए 1x स्पीड पे। तो जैसे जैसे वो वीडियो पीछे जाएगी, जो एक्शन आपने आगे जाते वक्त किया था वही एक्शन आप पीछे जाते वक्त करोगे। तो तीसरा है रिवर्स्ड रेडिएशन। ये बिल्कुल रिवर्स्ड एंट्रोपी जैसा ही है, इतना काफी है और बाकी मैं आपको मूवी के बीच में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है हमारे हीरो प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिनका असली नाम जॉन डेविड वॉशिंगटन है और जो कि एक अंडरकवर एजेंट है CIA के। ये अभी एक अंडरकवर ऑपरेशन में है जो कि रशिया में हो रहा है। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओपेरा हाउस दिखाया जाता है जहां एकदम से आतंकवादी अटैक कर देते हैं और सबको अपने गन पॉइंट में ले लेते हैं। तो बाहर स्वेट टीम आती है इनको रेस्क्यू करने के लिए। तो हमारे हीरो प्रोटैगनिस्ट इनके साथ मिल जाते हैं और ओपेरा हाउस के अंदर जाते हैं। ओपेरा हाउस के अंदर जाने के बाद स्वेट टीम ओपेरा हाउस में स्लीपिंग गैस छोड़ती है, जिसके कारण सारे लोग सो जाते हैं। पर क्योंकि आतंकवादी मास्क लगा लेते हैं इसलिए उनके ऊपर इसका कुछ असर नहीं होता है। प्रोटैगनिस्ट अपने बाहर से ही एक रूम में जाते हैं और वहां से एक आदमी को छुड़ाते हैं और वो आदमी इनको वो ऑब्जेक्ट बताता है कि वो कहाँ है। ये ऑब्जेक्ट को रिकवर करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ओपेरा हाउस के अंदर आतंकवादियों ने बम लगा दिए हैं सारे सबूत मिटाने के लिए। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अंदर जाके बम को हटाऊंगा। ये अंदर जाते हैं और बम को हटाते हैं, तभी एक आतंकवादी इनको अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन पता नहीं एक और अजनबी आदमी आता है और इनको बचा लेता है। प्रोटैगनिस्ट उसका चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन उसके बैग से लटका एक लॉकेट देख लेते हैं जो कि एक ऑरेंज कलर के धागे से बंधा होता है। ये सारे बॉम्ब इकट्ठे करते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर फेंक देते हैं, जिसके कारण नीचे बचे लोगों को कुछ नहीं होता। जब ये बाहर निकलते हैं तो रशियन स्वेट टीम इनको पकड़ लेती है और इनका मिशन वो ऑब्जेक्ट चुराने का फेल हो जाता है, क्योंकि रशियन स्वेट टीम ने इनके सारे आदमियों को भी मार दिया होता है। अब रशियन स्वेट टीम इनको टॉर्चर करना शुरू करती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इनको एक साइनाइड की गोली दी जाती है ताकि ये उसे खा के सुसाइड कर सके और इन्फॉर्मेशन आगे ना पहुंच सके। तो वो काफी डिफिकल्टी के साथ इसे खा लेते हैं क्योंकि उनके हाथ बंधे होते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। अब मैं अपने हीरो प्रोटैगनिस्ट को जॉन बुलाऊंगा आसानी के लिए। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जॉन बच चुका है क्योंकि उसने जो पिल खाया था वो नकली था और उसे ये भी पता चलता है कि रशियंस ने वो ऑब्जेक्ट चुरा लिया है। जॉन को एक लाइट हाउस टाइप की जगह में रखा जाता है जहां उससे एक आदमी मिलने आता है और वो उसे बताता है कि जो भी अब तक हुआ वो एक टेस्ट था जो कि उसने बहुत अच्छी तरह पास किया, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंशियल जानकारी आगे पास करने की जगह सुसाइड पुल को चूज करा। वो आदमी उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नाम टेनेट होता है और जॉन को बोलता है कि उसे वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होगी वरना वो मारा जाएगा। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा। जॉन टेनेट ज्वाइन कर लेता है और उसे एक खुफिया एक्सपेरिमेंटल लैब भेजा जाता है जहां उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि वो लोग क्या काम करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट उसे रिप्लाई करती है कि सवाल क्या नहीं कैसे है। वो उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे गन देती है और दीवार पर शूट करने को बोलती है। जॉन देखता है कि गन खाली है, पर वो बोलती है कि शूट करो
और जैसे ही वो शूट करता है गन में अपने आप गोली आ जाती है और मैगजीन भी गन की पूरी भर जाती है। जॉन चौंक जाता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि कैसे। तो साइंटिस्ट समझाने के लिए टेबल पर 2 गोलियां रखती है और बताती है कि इसमें से एक गोली हमारे साथ समय में आगे चलती है और एक गोली समय में पीछे। ये टाइम इन्वर्जन की वजह से पॉसिबल है, मतलब कि दूसरी गोली की एंट्रोपी रिवर्स्ड है। तो जॉन पूछता है कि क्या ये आपने बनाई है? तो बोलती है नहीं, ये हमारे पास फ्यूचर से आ रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो एंट्रोपी को रिवर्स कर सके। साइंटिस्ट उसे ये भी बताती है कि शायद ये एक तरह की पलटी हुई रेडिएशन है जो न्यूक्लियर फिजन से शुरू हुई और वो बिना छुए गोली को पकड़ लेती है। फिर वो जॉन को ऐसे ही बहुत सारे हथियार दिखाती है और बताती है न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारी आने वाले जनरेशन के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर ये हथियार पीछे जाके हमारे पूर्वजों को ही मार देते हैं तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक है। वो बताती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स का पता लगाती है। इन बुलेट से जॉन समझ जाता है कि इनकी आर्म डील इंडिया से हो रही है। अब इसका पता लगाने के लिए कि ये गोलियां कौन बना रहा है उन्हें इंडिया आना पड़ता है और वो इंडिया आ जाता है। सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट लेके संजय सिंह से मिलने की कोशिश करता है। वहां पर जॉन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम नील होता है और वो संजय तक पहुंचने में जॉन की मदद करता है। क्यों? इसका जवाब हमें मूवी के आखिरी में पता चलेगा। संजय एक टाइट सिक्योरिटी बिल्डिंग में रहता है, पर जैसे तैसे ये दोनों उस तक पहुंच जाते हैं और उसे गन पॉइंट पे लेके पता करने की कोशिश करते हैं कि उन तक ये गोली कौन पहुंचा रहा है। तभी उसकी पत्नी प्रिया सिंह आती है और बताती है कि वो आर्म डील करती है उसका पति का चेहरा सामने रखकर। जॉन को यहाँ पता चलता है कि जो ये बुलेट बना रहा है उसका नाम सेटर है, जो कि एक बिलियनर है और रशियन है, जो कि प्लूटोनियम बेच के बिलियनर बना था। प्रिया उसे बताती है कि जब उसने बुलेट बेचे थे वो नॉर्मल थे, इन्वर्टेड नहीं थे। शायद वही है जो ये बना रहा है, तो मैं उसके पास जाके ही तय तक जाना होगा। सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में जॉन एक माइकल क्रॉसबी नामक इंसान से मिलता है और उससे पूछता है कि वो एक इंग्लिश रशियन की तलाश कर रहा है। माइकल उसे बताता है कि सेटर के कनेक्शन MI6 के साथ है। MI6 एक ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस है, जैसे इंडिया की रॉ है। माइकल उसे आगे बताता है कि सेटर सोवियत संघ के सीक्रेट शहरों में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स ढूंढता है जहां वो अपना प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट लगा सके। इन जगहों को वो अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकता था। वो आगे बताता है कि नॉर्दर्न साइबेरिया में ऐसे ही जगह एक ब्लास्ट हुआ है ओपेरा की तरह, और वहां सेटर की मौजूदगी थी। वो आगे बताता है सेटर और उसकी वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं है। उसकी वाइफ का नाम कैथरीन है और इनके बीच में रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बचे हुए हैं। कैथरीन एक शिपली नाम की कंपनी में काम करती है जो पेंटिंग बेचती है। तुम शिपली के बहाने सेटर तक पहुंच सकते हो। वो आगे बताता है कि कैथरीन ने जानबूझकर सेटर को एक नकली पेंटिंग बेची थी। जॉन एक नकली पेंटिंग लेके कैथरीन के पास जाता है उसे बेचने के लिए, जहां उनके बीच में सेटर के लेके बातचीत होती है, जहां उसे पता चलता है कि सेटर को पता था कि कैथरीन उसे नकली पेंटिंग बेच रही है, जिसके कारण अब वो उसे कंट्रोल करता है, उसे पुलिस और जेल के नाम पे डरा के रखता है। वो आगे बताती है कि जब ये दोनों याच पे थे तो उसने एक लड़की को याच से कूदते हुए देख लिया था, जिसके कारण इसे पता है कि वो उस पर चीट कर रहा है और अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब जॉन को उसका भरोसा जीतना होता है, इसलिए वो बोलता है कि वो नकली पेंटिंग चोरी कर लेगा जिससे वो उसे कंट्रोल कर रहा था और डरा रहा था। जॉन और नील ओस्लो के एक एयरपोर्ट में घुसने का प्लान बनाते हैं क्योंकि कैथरीन ने उन्हें बताया होता है कि पेंटिंग वही है। नील पता करता है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो इन लोग एयरपोर्ट की बिल्डिंग से एक प्लेन को क्रैश करा देते हैं, जिसके कारण सिक्योरिटी का ध्यान प्लेन क्रैश पे चला जाता है और इन लोग बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन्हें मात्र 10 सेकंड में ये पेंटिंग चुरानी होती है क्योंकि क्रैश के कारण बिल्डिंग ऑटो लॉक हो जाती है और अंदर का सारा ऑक्सीजन सक्ड आउट हो जाता है। जब ये पेंटिंग चुरा रहे होते हैं तभी 2 आदमी इन पे अटैक कर देते हैं जो कि इन्वर्टेड रहते हैं। जैसे जैसे जॉन इनसे लड़ लेता है और पेंटिंग चुराने में कामयाब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो प्रिया से मिलता है और वो उन्हें वही 2 आदमी के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक इन्वर्टेड था और एक नॉर्मल था और दोनों ने एक ही टाइम पे अटैक किया था। प्रिया उन्हें बताती है कि वो 2 नहीं एक ही लोग थे। असल में सेटर ने वहां पर एक लैब बना रखी है जहां पर इन्वर्जन करने की मशीन है जो कि वो फ्यूचर से लेकर आया है। जॉन बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा। प्रिया उसे मना करती है और बोलती है कि जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसका फ्यूचर के लोगों के साथ क्या रिश्ता है, जब तक हम उसे नहीं मार सकते। और सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में जॉन कैथरीन को बताता है कि उसने पेंटिंग को जला दिया है, जिसके कारण अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैथरीन जॉन की मीटिंग सेटर के साथ फिक्स करती है और सेटर भी जॉन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कैथरीन और जॉन का कुछ अफेयर चल रहा है। फाइनली जॉन की मुलाकात सेटर से होती है, जहां सेटर उसे धमकाता है कि वो कैथरीन से दूर रहे वरना वो उसे मार डालेगा। जहां जॉन सेटर से बोलता है
कि अगर वो उसे वो चीज लाकर दे दे जिसे उसकी तलाश है तो क्या वो कैथरीन को छोड़ देगा। दरअसल जॉन यहाँ पर प्लूटोनियम की बात कर रहा है जो सेटर को बहुत टाइम से चाहिए था, और सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम सेटर को कैथरीन को वही नकली फोटो दिखाते हुए देखते हैं जो जॉन ने कहा था उसने जला दी है, और सेटर कहता है कि उसे फ्यूचर की भनक लग गई थी। अब जॉन और नील वो प्लूटोनियम चुराने निकल जाते हैं। वो उस प्लूटोनियम के डब्बे को एक आर्म ट्रक से चुरा लेते हैं। जब वो डब्बा खोलता है तो उसे वही ऑब्जेक्ट मिलता है जो शुरू में ओपेरा हाउस में मिला था। तभी एक गाड़ी उनको उल्टे डायरेक्शन में फॉलो करने लगती है। उस गाड़ी के अंदर सेटर और कैथरीन रहते हैं। सेटर ने कैथरीन को अपनी गन पॉइंट पे लिया होता है, तो कैथरीन को बचाने के लिए जॉन वो डब्बा सेटर को दे देता है। सेटर तो चला जाता है लेकिन चलती गाड़ी में कैथरीन को छोड़ देता है। अब जॉन कैथरीन को बचाने के लिए उस उल्टी गाड़ी में कूदता है। वो कैथरीन को तो बचा लेता है लेकिन ये दोनों सेटर के आर्मियों के हाथ लग जाते हैं। सेटर कैथरीन पर एक इन्वर्टेड गोली चला देता है। तभी वहां कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं। उन्हीं में से एक नील रहता है, तो जॉन नील पर भड़क जाता है और उससे बोलता है कि जरूर तुम सेटर के साथ मिले हुए हो, तभी तो तुमने उसको सारा प्लान बता दिया। तभी एक मिलिट्री मैन उसे बताता है कि सेटर को हमारा प्लान फ्यूचर से पता चला, तो नील उसे समझाता है। दरअसल सेटर की टीम एक टेम्परल पिंसर मूवमेंट कर रही थी, जहां एक टीम समय में आगे जाती है और एक टीम समय में पीछे। इसलिए सेटर को सब पहले से ही पता था। जिस मशीन की मदद से सेटर ने एक टीम को इन्वर्ट करा था वो मशीन इसी गैराज में रहती है, इसलिए वो गाड़ी रिवर्स में पीछा कर रही थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कार में सेटर ने मास्क क्यों पहना था, क्योंकि जब वो इन्वर्टेड होता है तो उसकी बॉडी भी उल्टा परफॉर्म करने लगती है। इसका मतलब ये कि वो ऑक्सीजन छोड़ने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है, लेकिन इंसानी शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। और ये मशीन भी उसे फ्यूचर से ही मिली होती है। अब कैथरीन मरने वाली होती है क्योंकि जो गोली उसे लगती है उसकी एंट्रोपी रिवर्स रहती है और कैथरीन के शरीर की एंट्रोपी समय में आगे जाती है, जिसके कारण उसे रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाती है। अगर कैथरीन को बचाना है तो उसके शरीर की भी एंट्रोपी को रिवर्स करना पड़ेगा, वरना वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगी। तो जॉन बोलता है कि मैं कैथरीन को मरने नहीं दूंगा, और वो उसी मशीन की मदद से टाइम में बैकवर्ड चला जाता है। उसे यहाँ गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है पर वो धीरे धीरे सीख जाता है। अब वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ सेटर ने जॉन से बैग लिया था, पर इस दुनिया में उल्टा होता है। यहाँ सेटर जॉन को बैग देता है और तभी जॉन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उसका मास्क निकल जाता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पर जैसे तैसे वो अपना मास्क लगा लेता है। तभी सेटर का एक आदमी आता है और उसकी गाड़ी में आग लगा देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अचानक जॉन की आंखें खुलती है और वो सही रहता है, क्योंकि वो रिवर्स एंट्रोपी की दुनिया में था, इसलिए उस आग के कारण वो जला नहीं बल्कि उसका उल्टा असर हुआ, उसे निमोनिया हो गया। अब नील कैथरीन के ही सामने जॉन को बताता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स है क्या और सेटर इनके पीछे क्यों पड़ा है। वो उन्हें बताता है कि ऐसे 8 ऑब्जेक्ट और हैं जो न्यूक्लियर साइट्स के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें कंबाइन करते ही एक एल्गोरिदम तैयार होगी, और जैसे ही इस एल्गोरिदम को ऑन किया जाएगा पूरी दुनिया की एंट्रोपी रिवर्स हो जाएगी। जॉन नील को कैथरीन के सामने ये सब बातें करने से रोकता है, क्योंकि अब कैथरीन प्रिया के लिए खतरा बन चुकी थी। पर नील उसे बोलता है कि कैथरीन को भी पता होना चाहिए कि गोली उसे क्यों खानी पड़ी। अब उन्हें पता होता है कि एक इन्वर्जन मशीन उस एयरपोर्ट में भी है जहां से उन्होंने पेंटिंग चुराई थी। जब ये एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो इनका सामना अपने ही प्रतिनिधि रूप से होता है, और अब हमें समझ में आता है कि जो शुरू में 2 लोगों ने अटैक करा था वो और कोई नहीं बल्कि यही दोनों थे। अब जैसे तैसे ये वहां से बच निकलते हैं और कैथरीन को एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। अब कैथरीन तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन सेटोर का क्या, सेटोर के पास अब 9 एल्गोरिदम थे और वो कभी भी दुनिया को तबाह कर सकता था। नेक्स्ट सीन में ये प्रिया से मिलता है और प्रिया इन्हें बताती है कि आखिर फ्यूचर के लोग क्यों तबाह करना चाहते हैं अभी की पृथ्वी को। वो उन्हें बताती है कि फ्यूचर की पृथ्वी पूरी तबाह हो चुकी है, ना पीने के लिए साफ पानी है और ना ही उपजाऊ जमीन फसल उगाने के लिए। इसलिए वो अभी की पृथ्वी का एंट्रोपी रिवर्स करना चाहते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज रुक सके। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वज ही नहीं बचे। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अब इसे पैराडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए आप टाइम में पीछे जाते हो और अपने दादाजी को मार देते हो, तो आपके दादाजी का अस्तित्व नहीं है तो आपके पापा का अस्तित्व नहीं है, और आपके पापा का अस्तित्व नहीं है तो आपका अस्तित्व कैसे हो सकता है। और अगर आपका अस्तित्व ही नहीं है तो आपने पीछे जाके अपने दादाजी को मारा कैसे। इसलिए इसे पैराडॉक्स कहते हैं। पर फ्यूचर के कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों को मार देंगे तो उसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए वो इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। फ्यूचर में एक साइंटिस्ट ने ये एल्गोरिदम तैयार किया था और इसे 9 पार्ट में डिवाइड करके छुपा दिया। पर अब फ्यूचर की एक अननोन एजेंसी है जो इसे वापस हासिल करना चाहती है, ताकि वो पृथ्वी के सारे मनुष्यों को खत्म कर सके। सेटर सोवियत संघ के एक छोटे से शहर से था और ये टीनेज एज में उसी समय में था। उसे साइबेरिया की एक साइड से एक एल्गोरिदम मिला
ये वही एल्गोरिदम था जो साइंटिस्ट ने छुपाया था। तो उस अननोन एजेंसी ने सेटर को इस काम के लिए चुना और उसे इन्वर्टेड सोने के बिस्किट्स दिए, जिससे सेटर की फंडिंग आती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सेटर पैसों के लिए ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर सब खत्म होंगे तो वो भी तो खत्म हो जाएगा। इसका खुलासा अगले ही सीन में होता है। कैथरीन हमें बताती है कि उसे कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो वो अपने साथ पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। उसके मरते ही ये एल्गोरिदम अपने आप ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है उसकी लाइफ एक स्विच की तरह काम कर रही है। जैसे ही उसकी लाइफ खत्म, दुनिया खत्म। दरअसल उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस रहता है जो उसके हार्ट से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही उसका हार्ट रुकेगा, वो डिवाइस एक सिग्नल भेजेगा और जिससे एल्गोरिदम ऑन हो जाएगी और ये दुनिया तबाह। ये लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सेटर ने अपनी मर्जी से टाइम एंड प्लेस चुनी है जहां वो अपनी लाइफ को एंड करने वाला है। ये लोग ये सोच लेते हैं कि वो अपने आखिरी पल वहां बिताना चाहेगा जहां वो सबसे ज्यादा खुश था। उन्हें पता चलता है कि सेटर ओपेरा अटैक के दिन कुछ घंटों के लिए गायब हुआ था। उस दिन कैथरीन और सेटर एक याच पर वेकेशन बनाने गए थे। उस समय कैथरीन भी उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसे सेटर के अफेयर के बारे में नहीं पता था। इन सब जानकारियों से उन्हें पता चल जाता है कि सेटर जरूर उसी याच पे मरने का प्लान बना रहा है। सेटर ने ये सारे एल्गोरिदम बम के साथ गाड़ दिए होते हैं और जैसे ही उसका हार्ट रुकेगा, एक विस्फोट होगा जिसके कारण एल्गोरिदम ऑन हो जाएगा। अब नील और जॉन गड़े हुए एल्गोरिदम ढूंढने निकलते हैं अपनी आर्मी के साथ और कैथरीन टाइम में पीछे जाती है याच पर, जहां वो सेटर को आत्महत्या करने से कुछ टाइम के लिए रोक पाए ताकि नील और जॉन को थोड़ा और समय मिल जाए एल्गोरिदम ढूंढने के लिए। जॉन कैथरीन को एक डिवाइस देता है जो कि मोबाइल जैसा दिखता है और वो बोलता है कि इसे तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जॉन के लोग और सेटर के लोगों के बीच। ये लोग दो टीम बना लेते हैं, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। रेड टीम समय में आगे जाएगी और ब्लू टीम समय में पीछे। यहाँ कैथरीन भी याच पर पहुंच चुकी होती है जहाँ सेटर रहता है, पर सेटर को ये नहीं पता रहता है कि ये फ्यूचर से आई है। यहाँ रेड टीम और ब्लू टीम दोनों अलग अलग हेलीकॉप्टर में होते हैं और दोनों 10 मिनट के अंतराल में टेम्परल फिन्स ऑफ मूवमेंट करते हैं। जहाँ रेड टीम बिल्डिंग के नीचे अटैक करती है, वहीं ब्लू टीम बिल्डिंग के ऊपर अटैक करती है। इसलिए बिल्डिंग हमें 2 बार गिरता हुआ वापस जुड़ता हुआ दिखता है। अब जॉन गुफा में जाता है एल्गोरिदम लेने के लिए, तभी उनके पीछे एक ट्रक हॉर्न बजाने लगता है, पर वो उस ट्रक पर ध्यान नहीं देते और गुफा के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर एक तार का जाल बिछा होता है और उस तार को उन लोग क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण एक विस्फोट होता है और गुफा बंद हो जाती है। अब कैमरा नील की तरफ मुड़ता है। जहाँ नील समय में 10 मिनट पीछे गया था, तो वो देख लेता है कि एक आदमी टनल पे बॉम्ब लगा रहा होता है। तो वो जॉन को बचाने के लिए फिर से अपने समय को जॉन के समय तक इन्वर्ट करता है और उसके पीछे एक ट्रक लेके जाता है और हॉर्न बजाता है। इसलिए जब जॉन अंदर जा रहा था तो पीछे से कोई ट्रक में हॉर्न बजा रहा था। जब जॉन टनल के अंदर पहुंचता है तो उसे एक लॉक दरवाजा मिलता है जिसके उस पर सेटर का एक आदमी एल्गोरिदम सेट कर रहा होता है और वहीं पर एक लाश भी पड़ी होती है जिसके बैग पे वही लॉकेट होता है जो लॉकेट उसने उस बंदे के बैग पे देखा था जिसने शुरू में उसकी जान बचाई थी। अब जो आदमी एल्गोरिदम सेट कर रहा होता है वो जॉन की सेटर से बात कराता है और उस पर एक इन्वर्टेड गोली चलाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, वो लाश एकदम से खड़ी हो जाती है और वो गोली अपने सीने पे ले लेती है। क्योंकि उस लाश ने हेलमेट पहना होता है, इसलिए जॉन उसकी शक्ल नहीं देख पाता और वो जॉन के लिए दरवाजा भी खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन गुस्से में आकर सेटर को गोली मार देती है सिग्नल के पहले ही और उसे याच से नीचे फेंक देती है पानी में और याच से नीचे कूद जाती है। और यही सीन पुरानी कैथरीन देख लेती है, जिसके कारण उसे लगता था कि सेटर का किसी से अफेयर है और जो सेटर की मौत की वजह भी बना। फ्यूचर से आई कैथरीन ओल्ड कैथरीन से इतनी दूर होती है कि वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती और उसे पता ही नहीं चलता कि ये वही थी। यही जॉन सही समय पे एल्गोरिदम ऑन होने से रोक लेता है और नील उन्हें रस्सी से बाहर निकाल लेता है। वो एल्गोरिदम के 3 टुकड़े कर एक दूसरे में बांट देते हैं। नील अपने हिस्से का एल्गोरिदम जॉन को दे देता है और नीचे जाने लगता है। तो हमारा हीरो पूछता है, तुम वापस नीचे जा रहे हो? तो बोलता है हाँ, और तभी वो उसके बैग से टंगा ऑरेंज थ्रेड वाला लॉकेट देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसकी जान बचाई थी, वो भी 2 बार। और उसे ये भी पता चल जाता है कि नील मरने वाला है क्योंकि वो उसकी लाश पहले ही देख चुका है। पर इस मिशन को पूरा होने के लिए नील का मरना जरूरी है क्योंकि वही है जो नीचे जाके दरवाजा भी खोलेगा और जॉन के लिए अपने सीने पे गोली भी खाएगा। जाते जाते जॉन नील से पूछता है, क्या हम इसे बदल नहीं सकते? जिसमें नील रिप्लाई करता है, जो होना रहता है वो तो होके रहता ही है। जॉन आखिरी में नील से पूछता है, तुम्हें किसने हायर करा? जिसमें नील रिप्लाई करता है, तुम अब भी नहीं समझे, मुझे तुम ही ने हायर करा है, वो भी फ्यूचर से। नील और जॉन फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि इन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है। और जॉन ने ही फ्यूचर में टेनेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और नील टनल के अंदर चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में
प्रिया कैथरीन को मारने के लिए जाती है क्योंकि कैथरीन को भी सब पता होता है, पर पीछे हमारा जॉन बैठा होता है। जॉन प्रिया को बताता है कि उसे सब पता चल चुका है कि उसी ने टेनेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फ्यूचर में और खुद टाइम इन्वर्जन करके पीछे आया और ये पूरा मास्टरमाइंड प्लान बनाया और उसने खुद को भी हायर करा और प्रिया को भी, और ये कहते ही साथ वो उसे मार देता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।